Okay, welcome back after the break. Let us quickly start with a new concept. It is talking about organization culture और corporate culture. ठीक है. अब देखो हम लोग ने जो वैल्यूज और वैल्यू सिस्टम पढ़ा था वो बात अलग होती है. यहाँ पर हम देख रहे हैं कंपनी का कल्चर. सी टू सम एक्सटेंट इट इज सेम ओनली एथिक्स वैल्यूज वगैरह सब. तो यहाँ पर जो बोला ना ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, इट इज व्हाट कि कंपनी के क्या वैल्यूज है, कंपनी के क्या बिलीव्स है, कौन से प्रिंसिपल्स पे लोग काम करते हैं, उसके ट्रेडिशनल्स क्या है. ठीक है, ट्रेडिशंस क्या है, साथ ही साथ वेज ऑफ ऑपरेटिंग एंड इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट. मतलब एक तरह से देखने जाए तो पूरा का पूरा कॉरपोरेट कल्चर, जैसे तुम लोग ने इसे सुना रहेगा, कॉरपोरेट कल्चर में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होता है. बराबर, एवरी वन इज यू नो इट इज़ लाइक अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स टू बिकम अ पार्टनर. ठीक है, तो ये सब चीज़ें. बट यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं ना कॉरपोरेट कल्चर, ये बताता है कि कंपनी के क्या क्या वैल्यूज, बिलीव्स, प्रिंसिपल्स, एथिक्स ये सब है. अब देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिक कल्चर होता है. जैसे टाटा, टाटा इज़ वेरी एम्प्लॉय ओरिएंटेड, वेरी कस्टमर ओरिएंटेड. ठीक है, सो ईच बिजनेस हैज़ इट्स ओन फिलोसफी. अब वो टाटा जी की फिलोसफी थी. ठीक है, वो फाउंडर्स से आता है. एंड इट्स ओन वेज ऑफ अप्रोचिंग द प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग डिसीजंस. ठीक है, जैसे सी कोविड में ऐसे बहुत सारे कंपनीज थे जिन लोग ने अपने एम्प्लॉयज़ को सैक आउट कर दिया. ठीक है, फिर उनको हाफ सैलरी देते थे. सो देर वॉज लॉट ऑफ ट्रबल. बट एट द सेम टाइम देर वर वेरी गुड कंपनीज ऑल्सो जिन लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़ को इवन इफ दे वर नॉट वर्किंग स्टिल दे हैव पेड देम सैलरी. ठीक है, दे हैव गिवन देम लॉट ऑफ अलाउंसेज और हेल्प. जो लोग बेचारे कोविड से अफेक्ट होके चल बसे थे उनके फैमिली को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. सो एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन एम्बेडेड पैटर्न्स. मतलब क्या, एक एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है कि जब भी अगर कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी वाली सिचुएशन आ गई या मार्केट में कंपटीशन आ गया या तो एनवायरनमेंट चेंजेस की वजह से एक नुकसान हो गया, तो कैसे उसको टैकल करना है, कैसे उस चीज़ को ओवरकम करना है. तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर. इट हैज़ इट्स ओन इनग्रेन्ड बिलीव्स. ठीक है, साथ ही साथ बिहेवियर, थॉट पैटर्न्स एंड प्रैक्टिस जो उसके कॉर्पोरेट कल्चर को डिफाइन करता है. अंडरस्टूड. अभी कॉर्पोरेट कल्चर आता कहाँ से है? सो इट इज़ अ ब्रेड फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल फोर्सेज ऑपरेटिंग विद इन इट्स बाउंड्रीज. मतलब कहने से एक तो फाउंडर से तो आता ही है कॉर्पोरेट कल्चर, बट उसको वो वैल्यूज बोलते हैं, उसको वैल्यू सिस्टम बोलते हैं. कॉर्पोरेट कल्चर मतलब क्या, कंपनी के अंदर जो लोग काम करते हैं वो लोग ही इस कॉर्पोरेट कल्चर को क्रिएट करते हैं. सो अंडरस्टैंड वन थिंग, हाउ इज वैल्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉर्पोरेट कल्चर. वैल्यूज मतलब जो बिलीव्स, प्रिंसिपल्स जो फाउंडर्स ने दिया रहता है उसको बोलते हैं वैल्यूज या वैल्यू सिस्टम. Whereas corporate culture, it is something that is within the boundaries of the organization. Is this clear? Yes. So company's culture is manifested in values and business principle that the management practice, top level management, lower level management. फिर ये लोग वो लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे अपने एम्प्लॉयज़ या स्टाफ के साथ ट्रीट करते हैं, क्या उनके एथिकल स्टैंडर्ड्स है. ठीक है, कैसे वो लोग अपने स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसा होता है, पीयर प्रेशर कैसा होता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या बोला है, द केमिस्ट्री एंड द वाइब्रेशन दैट परमिट द वर्क. इज दिस क्लियर? मतलब किस लेवल का एनर्जी होता है. यू नो देर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन. जैसे एक बात बताओ, इंडिया और अब्रॉड में क्या फ़र्क है. लाइक इन US और इन UK 9 से 5 का अगर टाइम है ना, UK में तो खासा, बिकॉज ब्रिटिशर्स आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टाइमिंग. 9 से 5 का टाइमिंग है, 5 बज के 5 मिनट पे पूरा ऑफिस खाली. इट इज़ लाइक दे सपोर्ट अ लॉट इन वर्क लाइफ बैलेंस. ठीक है, इफ़ यू एवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क अब्रॉड डेफिनेटली गो देयर. भले बाकी सब सत्यानाशी है बट फिर भी एक जो मेंटल पीस है ना उसमें कैसा होता है दैट यू डोंट हैव एक्सट्रीम प्रेशर, प्लस यू आर पेड द सेम ओनली. ऐसा नहीं कि चलो वहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलता है और इधर कम मिलता है, नो. बट जैसे उधर एक और अपॉर्चुनिटी है, वन ऑफ माई कजिन इज़ वर्किंग इन लंडन, ही इज़ ऑल्सो CA. सो उधर कैसा है कि 9 to 5 if he is working and if he is doing an extra 1 hour or anything like that, he is paid extra. उसको हाँ ओवर टाइम का या एक्स्ट्रा काम करने का पैसा मिलता है. वही जब वो इधर इंडिया में काम करता था
उसका काम 9 to 5 का जॉब रहता था, बट काम ही 5 बजे के बाद स्टार्ट होता था. मतलब देखने जाए तो इट वॉज नॉट 9 to 5, इट वॉज 9 to 12 एंड नो एक्स्ट्रा मनी ऑल्सो. प्लस उधर कैसा होता है कि वर्क कल्चर इतना अच्छा है, कॉर्पोरेट कल्चर इतना है, कोई किसी के इसमें टांग नहीं अड़ाता. एवरी वन इज लाइक डूइंग देयर ओन जॉब. ठीक है, फटाफट कंप्लीट करते हैं टास्क वगैरह. कॉम्पिटिटिव वो लोग भी है. बट इंडिया में कैसा कल्चर है कि क्लाइंट को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है. उधर कैसा वो लोग क्लाइंट को होल्ड पे रखेंगे, गया तो गया, तेल लेने गया, मतलब दे आर लीस्ट बॉदर्ड. बराबर, दे थिंक दैट देयर वर्क लाइफ बैलेंस शुड बी मेंटेन. जैसे दुबई में देखो, दुबई में सिर्फ 4.5 दिन काम करने का रहता है. इट इज़ लाइक मंडे टू थर्सडे यू वर्क, फ्राइडे इज़ अ हाफ डे, बिकॉज वो ये रहता है ना, फ्राइडे को जुम्मे की नमाज रहती है वगैरह. एंड देन फ्राइडे इज़ अ हाफ डे एंड अगेन देन सैटरडे संडे देन ऑफ. जाओ रे तू जा. चलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. अब देखो, जब से हम लोग डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए. बराबर. सो स्ट्रैटेजिक चेंज मतलब क्या कि यहाँ पर पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका, उसके ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, विजन, मिशन, एवरीथिंग हैज ड्रास्टिकली चेंज्ड. सो ये जो है ना स्ट्रैटेजिक चेंज, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स अ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी फोकस्ड ऑन न्यू मार्केट्स. अब देखो, बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन हम लोग अलग अलग मार्केट्स में जाके भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, नए सर्विसेज ला सकते हैं, एंड पूरा एक नया तरीका है बिजनेस करने का. अब देखो ना, कितने सारे ब्रांड्स, बेवकूफ़.com, स्नीच वगैरह, उनके पहले कोई स्टोर ही नहीं थे. वरना नॉर्मली अगर बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले एक दुकान लगता है. ये सुनो, कितने सारे क्लाउड किचन है. बराबर. अब जैसे इसका तो केक का शॉप है, बट देर आर सो मेनी बेकर्स जो लोग घर से बेक करके बेचते हैं एंड स्टिल दे डू वंडर्स. यस और नो. सो ये सब क्या हो गया, क्लाउड किचन वगैरह का सब जो कॉन्सेप्ट आया है, उससे थिंग्स हैव बिकम वेरी वेरी इजी. ठीक है, बिजनेस करने का पूरा तरीका ही चेंज हो गया है. ठीक है. सो फॉर इनिशिएटिंग द स्ट्रैटेजिक चेंज 3 स्टेप्स आर टू बी टेकन. कभी भी तुम स्ट्रैटेजिक चेंज कर रहे हो, स्ट्रैटेजिक चेंज मतलब क्या, यू आर ट्राइंग टू चेंज द स्ट्रैटेजी कंप्लीटली. बराबर. मतलब सिर्फ वो एनवायरनमेंट में चेंज आए उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई नहीं करना है, ये वो वाली बात नहीं है. स्ट्रैटेजिक चेंज मतलब क्या हो रहा है कि देर इज अ एनॉर्मस एंड ड्रास्टिक चेंज इन द वे ऑफ डूइंग बिजनेस. दैट इज नोन एज स्ट्रैटेजिक चेंज. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी नीड टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, कि क्यों भाई हमें ये चेंज क्यों चाहिए. फिर हम लोग क्या करते हैं, एक शेयर्ड विजन करते हैं. शेयर्ड विजन मतलब क्या, कि सब लोग मिलजुल कर वो लोग एक पर्टिकुलर गोल के लिए काम करेंगे. एंड लास्ट स्टेप क्या है, इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज. इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज मतलब क्या, कि अब जो भी हम लोग ने चेंज सोचा है उसको अभी क्या कर दो, इम्प्लीमेंट कर दो. इज दिस क्लियर? सो 3 स्टेप्स. जब भी अपन स्ट्रेटेजिक चेंज करेंगे तो 3 काम करने. सबसे पहले रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, क्यों ज़रूरत है, क्योंकि देखो जैसे नोकिया ने चेंज नहीं किया तो गया ना. बराबर. फिर मोटोरोला भी गया. अरे अरे है, बट ऐसे ना होने के बराबर ही है. जैसे BSNL देखो ना, BSNL होने ना होने के बराबर ही है. ठीक है. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. सो सबसे पहले रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज. उसके बाद तुम क्या करो, एक शेयर्ड विजन करो. एंड द लास्ट स्टेप इज इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज. इज दिस क्लियर? अब तो ये है तुम्हारा स्ट्रैटेजिक चेंज का पॉइंट. अच्छा, ये जो है ना, ये सिर्फ मैंने हेड पॉइंट्स लिखे हैं. इसके अंदर का पूरा कंटेंट है जो तुमको लिखना है. ठीक है, आई विल डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन. वेट. नेक्स्ट इज कर्ट लेविन्स मॉडल ऑफ चेंज. अब सुनना ध्यान से. कर्ट लेविन क्या बोलता है कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए. देखो, जब भी हम कोई भी चेंजेस ला रहे तो हमें ना जितना भी हमारा बिजनेस ऑपरेशंस है उसको सबसे पहले अनफ्रीज करना चाहिए. अनफ्रीज मतलब क्या, कि देखो जब हम कोई भी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर देते हैं तो इट इज़ एज गुड एज वी आर फ्रीजिंग द स्ट्रैटेजी. मतलब अभी यही सिस्टम है, यही काम करेगा. तो सबसे पहले उसको अनफ्रीज करो. अनफ्रीज करो मतलब क्या, मेक इट फ्लेक्सिबल. ओके. बिकॉज जब तुम चेंजेस लाओगे तो उसके पहले तुमको रिजिड स्ट्रैटेजी या जो कुछ भी है उसको क्या करना पड़ेगा, पहले नॉर्मलाइज करना पड़ेगा. तो पहले तुम क्या करोगे, अपनी बिजनेस सिचुएशन को अनफ्रीज करोगे. उसके बाद यू विल चेंज इट टू द न्यू सिचुएशन. और जब तुम चेंज कर रहे हो ना तो वहाँ पर 3 मेथड्स होती है. बराबर. सबसे पहला होता है कंप्लायंस. कंप्लायंस मतलब क्या, कंपनी के अंदर चेंज है. जैसे मुझे एक बात बताओ, जब कोविड आया तो हमारा पूरा टीचिंग इंडस्ट्री चेंज हो गया.
मतलब जिंदगी में हम लोग ने कभी ऐसे ऑनलाइन पढ़ाया नहीं था, ठीक है। मेरे लिए तो इतना अजीब था कि 2 महीने में सोचा था मैं पढ़ाऊंगा कैसे, बराबर। एटलीस्ट आई नीड समथिंग टू राइट ना। तो देन आई गॉट टू नो दैट इफ आई बाय एन आईपैड आई विल बी एबल टू राइट एंड आई विल बी एबल टू शेयर द स्क्रीन एंड ऑल दैट। ऊपर से मेरा सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट अभी फ्रेंच था, तो मैं सोचा बच्चे लोग को स्पेलिंग ही नहीं आएगा तो कुछ वाट नहीं लगा देंगे, क्योंकि उसमें अलग अलग एक्सेंट्स भी होते हैं ना। तो सबसे पहले एक होता है कंप्लाइंस। कंप्लाइंस मतलब क्या, कि ज़बरदस्ती करना ही पड़ेगा जब भी तुम चेंज ला रहे हो। अब मुझे एक बात बताना, जब पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, शेयर मार्केट में पहले पता है फिजिकल शेयर्स होते थे, जब वो डीमैट में हो तो उनके पास कोई ऑप्शन था क्या? नहीं, जबरदस्ती करना ही पड़ा। तो चेंज को कंप्लाई करना ही पड़ेगा। तो कंप्लायंस इज अ काइंड ऑफ अ पनिशमेंट स्ट्रैटेजी। यू आर नॉट गिवन एन ऑप्शन, यू हैव टू कंपल्सरी चेंज। दूसरा क्या होता है? इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन मतलब क्या, कि लोगों का माइंडसेट ऐसे क्रिएट करो कि वो लोग नई चीज़ों को अडेप्ट करें, ट्रेनिंग्स वगैरह। अब देखो, जब पुराने टैक्सेस थे तो वैट था, सीएसटी था, सर्विस टैक्स था, उससे जीएसटी में जब उन लोगों ने कन्वर्ट किया तो जो ट्रांजिशन फेज था उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी। एवरीवन, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो लोग बरसों पहले बने हुए थे, वो लोग भी जीएसटी पढ़ने बैठे थे, क्योंकि पूरा नया कानून था ना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो क्या हमें ज़रूरत है चेंज करने की, अगर है तो कर दो। तो देखो 3 ऑप्शन है जब भी हम चेंज करते हैं। ये किसने दिया है? केलमैन ने दिया है दैट देयर आर 3 मेथड्स फॉर रीअसाइनिंग। सबसे पहला क्या होता है? कंप्लायंस, उसके बाद इंटरनलाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। मतलब क्या, यू हैव चेंज्ड इनटू अ न्यू सिचुएशन यूजिंग एनी ऑफ द 3 ऑप्शंस एंड लास्ट, once the entire change is done you will refreeze the situation. is this clear everyone? तो अब ये जो नया बिहेवियर है वो क्या बन गया, या नई स्ट्रैटेजी है वो नॉर्मल बन गया। समझ में आया? ये आई रिपीट अगेन, ये और ये सारे हेड पॉइंट्स है, इसके अंदर कंटेंट है, ठीक है। अब देखो, हाउ डज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्क? सी व्हाट आर वी स्टडिंग? वी आर स्टडिंग स्ट्रैटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा स्ट्रैटेजिक चेंज क्या होता है। अपन ने पढ़ा कि केल्विन का मॉडल, कर्ट लेविन का मॉडल क्या है, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे काम करता है। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे कभी किसी ने सोचा था कि बिना दुकान के भी हम माल बेच सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए क्या हुआ, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, एक नया तरीका बना दिया है कि जिससे कंपनी विदाउट एनी पर्टिकुलर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन लैंड और एनी अदर असेट, वो लोग क्या कर सकते हैं? बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? उसी को क्या बोलते हैं? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ना यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट। मुझे एक बात बताओ, चेंज मैनेजमेंट, इससे तुमको क्या समझ में आता है? मैनेजमेंट को बदल डालो तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चेंज मैनेजमेंट? ओके, और एनीबडी एल्स? क्या लगता है चेंज मैनेजमेंट? हंसा? ओके, बट आई फील इसका विशाल का एकदम परफेक्ट है। मतलब जो चेंजेस हुए हैं ना एनवायरनमेंट में, उसको कैसे मैनेज करना, उसी को बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट। तूने भी वही बोला, ठीक है, तूने भी वही बोला, बट उसका मुझे बहुत एक्यूरेट लगा। इट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड कि एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आए, जैसे अब देखो डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो गए तो उसको मैनेज करो, बराबर, उसी को क्या बोलते हैं? चेंज मैनेजमेंट। अब देखो, इफ इम्प्लीमेंटेड करेक्टली तो चेंज मैनेजमेंट हमें हेल्प करेगा इन ओवरकमिंग द ऑब्स्टैकल। अब देखो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे ऑब्स्टैकल भी होते हैं, कई बार पेमेंट अटक जाता है। आज भी देर आर सम टाइम्स व्हेन आई डोंट पे इन एडवांस, आई ऑलवेज पे ऑन डिलीवरी, क्योंकि क्या भरोसा, मेरा प्रोडक्ट नहीं आया तो मैं क्या ढूंढने जाएगा क्या? अब किसी दुकान से लेकर आए, डिफेक्टिव निकला, कुछ भी हो तो अपन तुरंत रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम ऑनलाइन कहाँ ढूंढने जाएंगे? क्या अमेजोन के उधर वेयर हाउस में जाओगे क्या तुम? नहीं ना। सो अगर कुछ महंगी महंगी चीज़ है, स्टिल in India, and I believe I'm a very traditional person still, I will select the product and then only buy. There are many people who like online shopping and do all that. I'm like नहीं, मैं ट्रायल करूँगा, सब चेक करूँगा, क्योंकि फिर कैसा अच्छा लगा, हाँ वही, अच्छा लगा तो फिर ऑनलाइन बाय करूँगा। यस और नो? वो बात अलग होती है। ये मेरे एग्जाम्पल्स को एकदम सीरियसली ले लेता है। इज दिस क्लियर?
ओके, सो अब देखो, अगर हम लोग ने सही तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट कर लिया तो चेंज मैनेजमेंट हमें क्या हेल्प करेगा, जो भी ऑब्स्टेकल्स आए ना डिजिटल ट्रांजिशन के टाइम पे उसको ओवरकम करने में हेल्प करेगा। एंड हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से यूज़ करके हमारा बिजनेस बहुत ही अच्छा बना पाए। समझ में आया? अब देखो वही चीज़ पूछा है भैया, चेंज मैनेजमेंट क्या होता है? चेंज मैनेजमेंट, तो ये जो है ना, चेंज मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ फोकसिंग, कि जहाँ पर हमें अगर सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म होना है, मतलब एक बिजनेस को अगर डिजिटली कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होना है तो उसको चेंज जो हो रहा है ना, चेंज ऑफ बिजनेस या बिजनेस करने का जो तरीका बदल रहा है उसको मैनेज करना आना चाहिए। इज दिस क्लियर? सो वहाँ पर 5 प्रैक्टिसेस दी है। सबसे पहला क्या बोला है, बिगिन एट द टॉप, बराबर, मतलब सबसे पहले स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाने की जरूरत है, ठीक है। फिर एंश्योर दैट चेंज इज बोथ नेसेसरी एंड डिजायर्ड, मतलब क्या, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती तुम पे चेंज लाया गया, ठीक है। मतलब किसी को अगर नई डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने तो मत हो, कितने सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है, बराबर। रिड्यूस डिसरप्शन, मतलब जब भी तुम चेंज हो रहे हो, डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, तो तुम्हारी जो रुकावटें आती है, ठीक है, उसको कम करो, वरना क्या होएगा, तुम्हारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाएगा। फिर क्या बोला, एनकरेज कम्युनिकेशन, मतलब अपने जो भी वर्क फोर्स है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह, उनको अच्छी तरीके से सारी नए नए चेंजेस समझाओ, उनको ट्रेनिंग दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर उनको नहीं आ रहा है तो उनको सीधा निकाल दिया जॉब से, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। गिव देम ट्रेनिंग, कम्युनिकेट विद देम, आस्क देम टू गिव यू फीडबैक्स, ओके। इसके वजह से क्या होगा, जो डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो वो प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। रिकॉग्नाइज दैट चेंज इज द नॉर्म एंड नॉट द एक्सेप्शन। अब देखो, बिकॉज एवरीवन इज गेटिंग डिजिटल, सो दिस हैज बिकम अ नॉर्म, राइट। मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर सपोज ड्यूरिंग दैट कोविड टाइम इफ वी वुड हैव नॉट शिफ्टेड टू दी ऑनलाइन दिस थिंग, ठीक है, ऑनलाइन मोड एंड ऑल दैट, तो बंद हो जाता ना, बराबर के नहीं, मतलब वी वुड बी आउट ऑफ द इंडस्ट्री, बट इंस्टेंटली वी स्विच टू डिजिटलाइजेशन, ठीक है। हम लोग ने एप्स बनाए हैं, ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर खरीदे। ये पूरा जो अभी सेटअप है जिसमें तुम पढ़ रहे हो, भले तुम फेस टू फेस कर रहे हो, बट देर आर सो मेनी पीपल हु आर अटेंडिंग इधर ऑनलाइन और दे विल वॉच द रिकॉर्डिंग लेटर ऑन। तो ये सब चीज़ें है ना, पहले के ज़माने में ऐसा था ही नहीं, मतलब प्री कोविड नहीं था। हाँ, क्या शर्मा सर के पास पहले था, बट बाकी सारे टीचर्स के पास तो नहीं था ना। मेरे पास भी ना तभी आईपैड था, ठीक है। तो इट इज़ लाइक कि ये जो डिजिटलाइजेशन आया है ना, डिजिटलाइजेशन, ये हम लोग कैसे ला सकते हैं, तो चेंज मैनेजमेंट के थ्रू। और चेंज मैनेजमेंट के अंदर 5 प्रैक्टिसेस है। सबसे पहले वी बिगिन एट द टॉप। टॉप मतलब क्या, कि टॉप लेवल मैनेजमेंट से, मतलब स्ट्रैटेजी बनाने से चेंजेस स्टार्ट करो। फिर क्या बोला है कि चेंज इज नेसेसरी एंड डिजायर्ड, रिड्यूस डिसरप्शन, एनकरेज कम्युनिकेशन एंड रिकॉग्नाइज, ये चेंज इज अ नॉर्म। नॉर्म मतलब क्या, अभी प्रथा है, ठीक है, नॉर्म मतलब ये प्रथा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम कुछ अलग कर रहे हो, ओके। अब कैसे तुम इस चेंज को मैनेज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि जब भी हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, वी मस्ट इंश्योर कि हमारा जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो इफेक्टिव होना चाहिए, बराबर। एंड उसके लिए तुम्हारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्टिव हो, इसी के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, चेंज मैनेजमेंट करना पड़ेगा। समझ में आया पक्का? सो हियर आर सम पॉइंटर्स फॉर नेविगेटिंग द चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले क्या बोला है, स्पेसिफाई करो कि तुम्हारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मकसद है, क्या तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स है, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब क्या इससे तुम्हारा सेल्स बढ़ेगा, क्या इससे तुम्हारे कुछ कॉस्ट घटने वाली है, ये सब चीज़ें तुम डिटरमाइन करोगे। एंड ऑलवेज कम्युनिकेट, क्योंकि देखो जब तक टॉप लेवल मैनेजमेंट सारे लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को कम्युनिकेट नहीं करेगा, उनको पता ही नहीं चलेगा। इनफैक्ट पता है, बहुत सारे जब इनकम टैक्स और जीएसटी या गवर्नमेंट के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ना, उन लोग को ये सब नहीं आ रहा था ना, सारा ऑनलाइन काम करना, बिकॉज पहले तो सब पेपर वर्क ही हो रहा था, तो उनको जॉब से निकाल दिया, सेइंग दैट कि यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू वर्क। तो ये तो गलत है एक तरह से, यू मस्ट ऑलवेज कम्युनिकेट। एंड कुछ लोगों ने रेजिस्ट भी किया। आज भी देखो, अभी जो हम डिजिटलाइजेशन करें, दिस इज नॉट इवन 5% ऑफ डिजिटलाइजेशन, ठीक है। जैसे जैसे एआई डेवलप होता जाएगा, जैसे जैसे रोबोट्स आएंगे हर चीज़ के लिए, ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में सर्जरीज वगैरह सब करने के लिए भी डॉक्टर्स के बदले रोबोट्स आ जाए। मतलब ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा होने नहीं वाला, बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो इट इज़ लाइक, ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम रोबोट्स कर ले, सॉफ्टवेयर कर ले।
बराबर। हाँ, तो इट इज लाइक यहाँ पर क्या बोला है कि जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड जो भी चेंजेस है ना उसको ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करो। ऐसा नहीं कि एक साथ पूरा धड़ाधड़, जैसे जीएसटी भी आया ना तो उन लोग ने एक साल का ट्रांजिशन फेज रखा था। ऐसा ऐलान नहीं कर दिया बस कल के, क्या नोटबंदी नहीं है कि कल से 500,000 की नोट बंद, ओके। बट जब भी चेंजेस ला रहे हो तो उसको ग्रेजुअली लाओ, एक एक डिपार्टमेंट में चेंजेस लाओ, एंड ऑफर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तो देना ही पड़ेगा वरना वो लोग डिजिटली ट्रांसफॉर्म नहीं हो। ये भी हेड पॉइंट है, इसके अंदर का मसाला है, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट राइटिंग। सबसे पहले हेडिंग दे दो, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर या कॉर्पोरेट कल्चर। नितेश, नितेश क्या चुप बैठे हैं? ये लोग तो ठंड से फ्रीज हो जाएंगे। हाँ पीछे ऑफ कर दो। हाँ एक्चुअली इधर ज़्यादा कोई नहीं है, तुमने तो अभी हाथ ऐसे डाल दिए। हमको क्या कपड़े पहन के आते हैं? अच्छा एक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से लिख देते हैं। यही वाला अच्छे से लिख। अरे ऐसे मेरे बिना फोटो खींच लिया। हाँ मेमोरी फुल हो जाएगी। पहला लाइन पढ़ते तो सब समझेगा। नहीं करते हैं दिल्ली में हुई, पता नहीं 15 मिनट लगे वो समझने को, कहाँ से लेते हैं इसको। नीतीश तू क्या खा रहा है सच बता। गाइस क्या मेंबरशिप मिली है ज्वाइन करने के लिए। वो तो ये है उनकी टीम वाले दिया, वो लोग ने ले लेके मेरे को भी दिया। तू बात खाना प्लीज। गड़बड़ कम करो, तू चुप ही बैठ। टेप नहीं लाया यार तुम लोग, ब्रेक में जाए बोला था मैंने टेप लाने को। लेके आओ ऑफिस में, वो निकाल बैठ रही। बहुत त्रास आता है तो। मेरी मम्मी का लैंग्वेज वो झूठ बोल रहा है। मैं कुछ बोला सर, मैं कुछ बोला अभी। बट मुझे पता है तू मेरे साथ डिस्कस करके बाहर ऐलान करने गया था। मैं ऐलान करने नहीं गया था, मैं तो बस मेंबरशिप लेने गया था। और मेंबरशिप में तूने कंसीडरेशन में इंफॉर्मेशन दे दी। कुछ तो देना पड़ेगा सर, ऐसे थोड़ी होता है सर। ऐसे मैं बोलूँगा आप अपना आईफोन दे दो, दे दोगे? तो कंसीडरेशन तो चाहिए ना सर। मैं बोलूँगा एप्पल वाले को दे दोगे, सबको दे दोगे। श्राप दे सकता हूँ। तो जेल की बात कर रहे हैं आपको। हम बोले आशीर्वाद तो आशीर्वाद दिए, श्राप पहले मिलता है। थाने में जाके था। मैंने नितेश को जेन्युइनली पूछा था, लाइक सर आप खर्चा मत करो, हमारे बाइक वाले वैसे भी ऐसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। आपको करना है तो आप कर सकते हो, हम ना नहीं बोलते। लेकिन ये भी बोला था, ये भी बोला था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। सॉरी, आई डोंट वांट टू फुलफिल योर एक्सपेक्टेशन।
बिस्किट बोला तेरे लिए बिस्किट मंगाएंगे बिस्किट मंगाएंगे तो आप मुझे लेक्चर के पहले की लेक्चर में की ऐसी शिक्षा तो श्राप तेरे पे श्राप तेरे पे आप नहीं बोले पार्टी को चलो तो चुपचाप लिख चलो मेरे से बोलेगा ओके स्टेशन की बात है एक और सिल्क अब बस हो गया come back to yourself बोलना क्या चाहते हो कि उंगलियां तेरी मेरी है जादू जादू आपको तो बोल रहे हो जादू इसको ना जैसे डायलॉग बोलने का मन करा बट नहीं बोल जाता है ये बोलेगा तब बोलता हूँ ना अभी अभी 1 बजे तक चुप बैठेगा देखो लगता है होगा ना उसको लिखने तो बाद में ऊपर ऊपर करके चले जाते हो मुझे मशीन की जरूरत है कंसंट्रेट मुझे सब सुनाई देता है सुनाई देने वाला तो तू अगर दूसरी बार बैठेगा तो सच में मैं बहरा हो जाएगा तो प्लीज मेरे लेक्चर में वापस मत बैठना विशाल तुझे पूरा लिखना पड़ेगा वापस ये याद रखना Sonal, did you like the subject strategic management? फेवरेट हो गया अदर लॉ ज्यादा मजा है कि इसमें ज्यादा मजा है इसमें ज्यादा मजा है 1 मिनट तू उसके बदले क्यों जवाब दे रहा है और मैंने उसको पूछा ना हाँ तो क्या आपने बॉटल रखा था ना उसी में वो तो डस्टबिन में था नहीं उधर रखा था ना ऑफिस में आपने शुरू में किया ये लड़का मेरे फोटोज खींच रहा है विदाउट परमिशन आप थोड़ा पोज दे दो में डाल देगा ऐप पे आ जाएगा फेमस हो जाते जाएगा हैं ना मणि रवाय वगैरह दिखा पड़ता है उसमें डाल देगा के बाजू में सस्ता है अरिजीत सिंह नहीं ओरिजिनल अरिजीत सिंह वो सस्ता है मैं तो सच्चे पहले बार में नहीं करती है तो ये गाना गा दो
कच्चा ही पहले वाला काचे तू ऐसे वो पटिया लेकर अपन सीढ़ी वाले साइड में बजा तू बजा ना मैं गाना गाऊं नहीं नहीं वो उसको पार्ट बजाने का दूसरा तरीका भी है हम भी नितेश को बजाते हैं और मैं सीढ़ी वाले साइड में बजाता वो कार कार बॉटल मिसिंग नहीं है सर अरे उनका फेवरेट आर्टिस्ट है प्रकाश उनका नाटक के तो शो देखिए मुझे ऐसे भंगा सिंह आपको नींद के अलावा कितना सारा इंटरेस्ट आता है क्या देखो आता है क्या तू भी कुछ होता है जैसे सर से इंस्पायर हो रहा हूँ हाँ सही दिलजीत फेवरेट है अपन लेक्चर के बाद डिस्कस करते हैं कौन फेवरेट है हो गया ये वाला डन गाइस तो हो गया ना लिख के लिखने में थोड़ा अच्छा तू थोड़ी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए नहीं इधर बैठो तो बैठना चाहिए थोड़ा देर हाँ अच्छा हो रहा है ना ये तोता किधर से आया अरे अरे मैं झाड़ काट दी आपको देता हूँ नहीं मिर्ची खिला वैसे टमाटर पैरेट खाते हैं टमाटो कैरेट क्या चीज मिर्ची बस don't have सर तो लिख रहा हूँ ये देख हाँ चलो हो गया ना अरे सर चलो अच्छा सुनो 2 मिनट लेक्चर के बाद एग्जाम सब कौन सा पाना तो जब के लिए अरे नहीं जमते मेरे को अच्छा सुनो ध्यान से 1 मिनट चुप बैठो अभी जो हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा ना यहाँ से स्ट्रेटेजिक चेंज थ्रू डिजिटलाइजेशन लिसन व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन द हेड पॉइंट्स ठीक है एंड जेन्युइनली इसके अंदर का कंटेंट तुम अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो ठीक है सो मैंने सारे हेड पॉइंट्स लिए हैं ये देखो क्रिएट शेयर्ड विजन इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज इतना पूरा एज इट इज छापने की जरूरत नहीं है ठीक है तो मॉड्यूल को रीड करना जितना भी तुमको एग्जाम में याद है बट हेड पॉइंट सेम होना चाहिए जितना भी तुमको याद आएगा उतना तुम लिख सकते हो एंड बेसिक लैंग्वेज ही है अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज मतलब जब भी हम लोग स्ट्रैटेजिक चेंज करते हैं कितना सिंपल है मतलब फर्स्ट स्टेप बोलते हैं दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू डायग्नोज विच फेसेट ऑफ द प्रेजेंट कॉर्पोरेट कल्चर आर स्ट्रैटेजी सपोर्टिव एंड विच आर नॉट तो जो स्ट्रैटेजी सपोर्टिव है उसको चेंज नहीं करोगे तुम किसको चेंज करोगे जो स्ट्रैटेजी सपोर्टिव नहीं है मतलब अपन क्या करेंगे वापस से एनवायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे अप्रेजल करेंगे बोथ इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड बेसिकली स्वॉट एनालिसिस तो ऐसे ना एकदम सारे कॉमन पॉइंट्स हैं तुमको अपने ओन लैंग्वेज में लिखना है बट हेड पॉइंट्स तुम्हारे चेंज नहीं होने चाहिए फिर कर्ट लेविन मॉडल में भी सेम है अनफ्रीज द सिचुएशन करो मतलब क्या कि लोगों को प्रिपेयर करो कि भाई हमें चेंज करना है एकदम ऐसे सरप्राइज नहीं जैसे नोटबंदी हुआ था ना वैसे सरप्राइज नहीं होना चाहिए ठीक है फिर चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन तो देखो कंप्लायंस मतलब क्या इट इज स्ट्रिक्टली एनफोर्सिंग द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट स्ट्रेटेजी फिर आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या जब भी साइकोलॉजिकली लोग इंप्रेस होते हैं तो मैंने साइड में कीवर्ड्स लिखवाया है एंड इंटरनलाइजेशन मतलब क्या कि लोगों की थॉट प्रोसेस को चेंज करना है ताकि वो लोग क्विकली नए टेक्नोलॉजी को या नए बिजनेस स्टाइल को अडेप्ट कर सके फिर लास्ट स्टेप इज रीफ्रीजिंग ओके फिर ये वाला जो है ना तुम्हारा हाउ डज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्क तो ये सब चीज़ें तो मैंने तुम लोग को बताई दी है इसमें भी देखो कुछ हेड पॉइंट्स है ये देखो यहाँ पर बिगिन एट द टॉप
तो मतलब क्या पहले लीडरशिप वगैरह सब चेंज होगा, कंपनी का फ्यूचर मतलब वही विजन वगैरह सब चेंज होगा। उसके बाद एंश्योर दैट चेंज इज नेसेसरी एंड डिजायर्ड, बराबर। उसके बाद रिड्यूस डिसरप्शन, ओके, कैसे रिड्यूस डिसरप्शन करना है ये सब हमें लिखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इनको एंकरेज करो, ओके। एंड लास्ट क्या बोला है, रिकॉग्नाइज दैट चेंज इज द नॉर्म नॉट द एक्सेप्शन। अंडरस्टूड? यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, इट इज ओके। फिर ये हाँ नहीं बट चल जाएगा। तो फिर तू रट्टा मार ले, क्योंकि इतने सारे आंसर तुम कैसे रट्टा मारोगे। समझ में आया क्या? चलो एक काम करो, ये लिखना स्टार्ट करता है। रुक जाओ एक मिनट, नहीं तू फोटो ले ले, फोटो ले। जल्दी नितेश फोटो ले। अरे कितना टाइम लगाता है फोटो खींचने में? फोन थोड़ी यूज कर रहा था कि कैमरा एकदम ओपन ही रहेगा सर। ऐसा थोड़ी चलता है, जल्दी कर। ओके बेचारे के पीछे पड़ गए तुम, वैसे तो करता है क्या? अभी क्या बोल रहा? अभी आप बोले थे ना इसके पहले कि मैं लिखा हूँ। लिखना पड़ेगा मुझे। हाँ लिखना पड़ेगा।
पहली बार पेज नंबर एक बार चेक कर लेना. ये पेज का नाम क्या है? रोड नहीं पूछा. स्क्रॉल करो.
should I slide this? कहाँ से आवाज आ रहा है? साइड साइड साइड। सुबह से कुछ काम नहीं था तो मैंने सोचा यही कर लेता हूँ। थोड़ा zoom करो। हाँ सर किया ना। बच्चे मारती रहती है। मैम आ गए क्या? किसके साथ बात है?
गंगा जी से। बातें नहीं कर रही थी मैं। पानी क्या पूछ रही थी? हाँ, मैं वही बोल रही क्या बुलवाने वाला पानी? हूँ। वो कुछ बोलते मुझे नहीं पता। हमको नहीं पता रहेगा तो पता है। Washroom has stinking like hell. ये वो तो रेडियस क्या लिखा? हाँ? रेडियस क्या लिखा? थर्ड वन Disruption. दिख रहा नहीं? What is your name? Ganesh. क्या रावण मूवी देखते हैं? हाँ? तू कितना जोर से हंस रहा पता है तुझे? तू ऐसे नहीं हंसता था पहले। मैं पता नहीं, मैं आज देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ। वो पहले से ऐसा ही आराम से हंस। लाउड स्पीकर वेरी गुड। सर वो सब जगह रेडियस उसका नाम भूल जाता है। सुबह से किसको किसको उल्टे नाम से बुला सबको मेरे को नहीं बोली। होता है कभी कभी। मुझे क्या विशाल को बोल रहा हूँ? विनायक बोला था। वो बोले तो भी है मेरे को गणेश सुनना गणेश भाई की याद आई पहले बेचारे को ठंड में दिखाया ज्यादा नहीं। पहले भी रहा आज ही नहीं रोज की बात अच्छा होता है। कौन बड़बड़ कर रहा है? आपको मेल आती है को क्या देगी? एक मिनट, तुझे नहीं देखा है मैंने, ठीक है? तुझे देखा ही नहीं, पता है लड़की को ही बोल रही थी, ठीक है? तुझे वो नहीं अपने देखा। आप को पता नहीं सारा हर बार में उसको अटेंशन चाहिए। इम्पोर्टेंट बिग बॉस देखते हैं क्या तू? हे झालं का? सेकंड वन का रिपीट करो। सर ये here are some pointers for navigating Here. here 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 her name. Here are some pointers for navigating change. एक दिन मुझे बोला था मूड ठीक रहा ऐसे जबरदस्ती की। आज तो संडे भी नहीं ना, यू डोंट टुमारो विल नॉट कम ना, आई एम वेरी श्योर अबाउट लेफ्ट राइट डिग्री मिल गई है चीज बड़ी गई है नॉनसेंस समझा कि नहीं डोंकीज रिकॉर्डिंग में लास्ट दो बार जो नहीं आता उसको डोंकी बोलते हैं, जो नहीं आता मेरे को डोंकी बोलते हैं। सही तो बोले। नहीं डोंकी दिख रहा आपको। अरे वैसे नहीं, जो नहीं आते उसको बोले ना। वो भी नहीं आया इसलिए सही बोले तू बोला। कंटिन्यूएशन है पॉइंट। नहीं, दूसरा पॉइंट है। नहीं अरे तो? अच्छा तो कंटिन्यूएशन ही है ना।
इतना ही है आंसर। मारवाड़ी लिखता है। बढ़िया। ईशान चुप बैठ। 2 दिसंबर को तो चुप था सिर्फ, ठीक है, सिर्फ 2 दिसंबर को चुप था, बाद में तो चुप नहीं होना। आप उस दिन बोल के गलती मेरे को भी पछतावा हो रहा है। आप ही सकते हो, मस्ती भी कर सकते हो, आप ही मैं किया, मैं बाकी के लेक्चर में अभी से दूसरे को ही बैच में भी बोलेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, हर बैच में सैंपल होते ही है। सैंपल नहीं है सर, प्रोडक्ट ओरिजिनल। मैंने वो वाला सैंपल नहीं बोला, मैंने दूसरे वाला सैंपल बोला। तो घर में भी बटबट करता है, घर पे देखो बोलने का नहीं सोचा है, घर पे बोलने नहीं देते हो क्या? डन, चलो बढ़िया है, नहीं हुआ, हो गया। चलो now let us go to the next concept, that is strategic leadership, ठीक है, बस 2 ही कॉन्सेप्ट बाकी है। अब देखो ये स्ट्रेटेजिक लीडरशिप करेंगे, उसके बाद स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस मेजर। चलो काटे नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। जा ना जा, निकल, टाटा बाय बाय। तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग पेजेस गिन रहे हो। हाँ खत्म होने आया सर, हो जाएगा ना खत्म हो गया सर। अच्छे बेस तो भी। सर वेरी गुड। हाँ तो नॉट माई प्रॉब्लम, नहीं कोई इसको नोट्स भी नहीं देना। मैं फोटो ले लूंगा। चलो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 49, ठीक है। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, यहाँ पर ना लीडरशिप का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय बिकमिंग अ लीडर। ये जब तुम एक लीडर बनते हो तो तुम क्या करते हो, दूर का सोचते हो, मतलब कहाँ पर तुम अपने बिजनेस को लेकर जाओगे। साथ ही साथ एज ए लीडर यू विल हैव टू बी फ्लेक्सिबल, अ लीडर कैन नॉट बी रिजिड। एंड वो क्या करता है, दूसरों को मोटिवेट करता है कि जब भी स्ट्रैटेजिक चेंज करे, ठीक है, वो मतलब स्ट्रैटेजिक चेंज करने के वजह से हमारी बिजनेस में और ज़्यादा ग्रोथ होगा, ठीक है। अब इसका एक इंटर रिलेशनशिप होता है बिटवीन स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एंड द वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है। देखो जैसे स्ट्रैटेजिक लीडरशिप मतलब क्या, वो ऑर्गेनाइजेशन को संभालेगा, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम का ध्यान रखेगा, मैनेजमेंट कंट्रोल उसके हाथ में रहेगा, रिवॉर्ड सिस्टम डिसाइड करेगा, लोगों का फीडबैक लेगा, मैनेजमेंट अच्छी तरीके से डेवलप करेगा, पॉलिसीज बनाएगा, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करेगा, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, मतलब जो अब तक जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े ना, वो सारे के सारा काम कौन करता है, एक स्ट्रैटेजिक लीडर करता है, ठीक है। ये बनाना ऑप्शनल है, मत बनाना, वो बच्चे लोग टाइम पास वाले थे, उनको बहुत बोलते हैं ना, ये था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये है तुम्हारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द 5 लीडरशिप रोल्स दैट मैनेजर्स हैव टू प्ले फॉर अ गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। मुझे एक बात बताओ, एक अच्छा लीडर कौन होता है, जो सिर्फ स्ट्रैटेजी बढ़िया बनाए, वो जो एग्जीक्यूट करवाना है। सी लीडर का काम होता है लोगों के पास से काम करवाना, सही तरीके से काम करवाना, तो एग्जीक्यूशन बढ़िया होना चाहिए। इसलिए स्ट्रैटेजिक लीडर क्या करेगा, वो एग्जीक्यूशन को पूरा मॉनिटर करेगा, एग्जीक्यूशन को पूरा प्लान करेगा, बाद में बार बार चेक्स लेगा और बराबर चेक करेगा कि सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो देखो, स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, बराबर, ही विल बी द लीडर ऑफ एवरीथिंग,
बीट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, बीट इम्प्लीमेंटेशन, क्लोजली मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस, बराबर, जैसे वीकली रिपोर्ट्स वगैरह वो चेक करता है, सॉल्विंग आउट इश्यूज, कोई भी इश्यूज आए अगर तो सब प्रॉब्लम उसके पास लेकर आते हैं, एंड साथ ही साथ क्या बोला है कि कौन से ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं एग्जीक्यूशन में, वो ऑब्स्टैकल्स को समझो जानो। इससे देखो ना, लीडर जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है उतना ज़्यादा उसका स्मूथली सारा काम होता है, वरना क्या फंस जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से काम अटक जाता है। ठीक है, अब ऐसा प्रमोट करना है, कल्चर एक प्रमोट करना है जिसको क्या बोलते हैं, एस्पिरिट द कॉर्प। ये कहीं पर पढ़ा है तुम लोग ने ये शब्द? कंपनी लॉ नहीं रे, ओसी में पढ़ा है। इसका मतलब क्या होता है? टीम वर्क। इसका मतलब क्या होता है? टीम वर्क। मतलब क्या? सी, वन इंडिविजुअल पर्सन, अ लीडर कैनॉट हिमसेल्फ ब्रिंग सक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए वो हमेशा क्या करता है, लोगों में एक टीम वर्क का एटीट्यूड डेवलप करता है कि तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ 150 लोग रहते हैं, ठीक है, जिनको कैसा कि अपना ये बोलते हैं ना इम्पोर्टेंस बढ़ाना है, या अपना कुछ बोलते हैं ना कंट्रीब्यूशन ऐसे ज़्यादा दिखाना है, इसलिए वो लोग अपने हिसाब से इंडिविजुअली काम करेंगे। बट क्या उससे ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होता है? नहीं होता है। इससे ये लोग क्या करते हैं, अच्छे लीडर्स क्या करते हैं, हमेशा टीम वर्क प्रमोट करते हैं। मतलब वो पूरा का पूरा एक टास्क किसी एक इंसान के हाथ में नहीं देंगे, इट इज़ ऑलवेज अ टीम दैट इज गोइंग टू मैनेज इट। ठीक है, that mobilizes and energizes organizational members to execute strategy in a competent fashion। बराबर, competent fashion मतलब क्या? ऐसा नहीं कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर कहीं और तुम कहीं और हो। ठीक है, जैसे देखो ना, कोई भी बिजनेस हो, मार्केट में खड़े रह के ही बिजनेस करना पड़ता है। तुमने नोटिस किया रहेगा, जिधर भी ज्वेलरी की दुकान है सारी आजू बाजू में ज्वेलरी की दुकान, जिधर क्लासेस है सारे आजू बाजू में क्लासेस, बराबर, जिधर कपड़ों के दुकान है सब जगह कपड़े, जिधर सब्जी मंडी है वहाँ पर सब सब्जी बेचते। तो ये क्या है कि मार्केट में तुम्हें कॉम्पिटेंट रहना है और अच्छा परफॉर्म करना है। अब वो अच्छा परफॉर्म कैसे करोगे? तो एक अच्छा लीडर रहेगा, वो अपने आप लोगों को वैसे काम करवाना सिखा देगा। कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव टू द चेंजिंग कंडीशंस इन द एनवायरनमेंट। मतलब क्या? ऐसा नहीं कि तुम अपने धुनकी में चल रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो और एनवायरनमेंट में कुछ और ही चल रहा है। ठीक है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। एसी बंद कर दे 2 मिनट, दीप्ति वरना फ्रीज हो जाए, पीछे है शायद, विशाल देना। एक्सरसाइजिंग एथिक्स लीडरशिप, मतलब क्या? द लीडर शुड बी एथिकल ऑल्सो। ठीक है, एंड इंसिस्ट करना है कि कंपनी जो है ना, कंपनी या एक अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने कामकाज एक मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन की तरह करे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी कंप्लीटली खुद को अलग मान ले, उनके लिए लोगों का मतलब कुछ भी लेना देना ही नहीं, एम्प्लॉयज़ का ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब दे शुड कंसिडर द efforts of the organization's members or employees and everyone in general. Is this clear? And pushing corrective actions. Pushing corrective actions मतलब क्या होता है कि जहाँ जहाँ उसको लग रहा है कि इसमें ये पर्टिकुलर चेंज लाने की ज़रूरत है, यहाँ पर बेटरमेंट करने की ज़रूरत है, नॉट जस्ट स्ट्रैटेजी, हाँ, इट इज़ मोर अबाउट एग्जीक्यूशन। क्योंकि लीडर का मेन काम क्या होता है? स्ट्रैटेजी तो कोई भी बना देता है, एग्जीक्यूशन इज द मेन टास्क। इज दिस क्लियर? अब देखो, 2 टाइप की लीडरशिप स्टाइल होती है। ये क्या है लीडरशिप स्टाइल? इसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन आ सकता है और केस स्टडी में भी ये पूछा जाता है। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल और एक होता है ट्रांजैक्शनल। ध्यान से सुनना, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब नाम से क्या समझ में आता है? तुरंत वो लोग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को कंसिडर करके वो लोग तुरंत चेंज हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर दे यूज चार्म और एंथुजियाज्म टू इंस्पायर पीपल। बड़े बड़े भाषण देके हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं। तो इसमें ना ये कब होता है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल कब सक्सेसफुल होता है? जब एनवायरनमेंट टर्ब्यूलेंट है। मतलब क्या? कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी एनवायरनमेंट में कुछ भी आ सकता है, एनी अपॉर्चुनिटी, एनी थ्रेट कैन कम। तो वैसे टाइम पे ना एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होना चाहिए ताकि वो फटाफट चेंजेस को अडेप्ट करे और वो कुछ नया करके दिखाए। So this leader offers excitement, vision, intellectual stimulation and personal satisfaction. Such leadership motivates followers to do more. मतलब क्या कि वो लीडर खुद एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि आई हैव डन दिस, आई कैन डू दिस, जिसके वजह से बाकी लोगों को भी क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और वो लोग ज़्यादातर इनोवेटिव बनेंगे। इज दिस क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शनल। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? वो एकदम एंथुजियास्टिक रहता है वो। ठीक है, वेयर इज ट्रांजैक्शनल मतलब क्या?
वो सिस्टम पे ज़्यादा काम करता है, कंट्रोल प्रोसीजर्स के ऊपर ज़्यादा काम करता है। मतलब उसको कैसा है कि वो फाउंडेशंस पे ज़्यादा काम करता है कि अगर सिस्टम बढ़िया रहेगी, कंट्रोलिंग वाला सिस्टम अच्छा रहेगा, प्रोसीजर्स अच्छा रहेगा, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वो तुरंत ज़्यादा चेंजेस नहीं ला पाएगा। ही विल गो वेरी ग्रेजुअली, ही विल नॉट ट्रांसफॉर्म क्विकली टू द चेंजेस इन एनवायरमेंट, मतलब टाइम लगेगा उसको, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, दे यूज द अथॉरिटी ऑफ इट्स ऑफिस टू एक्सचेंज रिवॉर्ड, बराबर। जैसे प्रमोट किया किसी को, ठीक है, तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई असिस्टेंट मैनेजर था, उसको मैनेजर बना दिया, फिर आगे उसको डायरेक्टर बना दिया, वैसे। सो पे एंड स्टेटस के हिसाब से होता है वो काम, ठीक है। ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, धीरे धीरे शांति से काम होता है। अब सच लीडरशिप स्टाइल में भी अप्रोप्रिएट इन अ सेटल्ड एनवायरनमेंट, जहाँ पर एनवायरनमेंट एकदम स्टेबल है, मतलब क्या एनवायरनमेंट में ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाला, क्योंकि दिस इज अ स्लो प्रोसीजर। मैंने क्या बोला, ये लोग फाउंडेशन पे ज़्यादा काम करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, धड़ाधड़ वो क्या करता है, पूरा चेंज कर देता है फटाफट, ठीक है, क्योंकि वो लीडरशिप स्टाइल ही ऐसा है कि एनवायरनमेंट में जैसे चेंज हुआ ना, वैसे तुमको ऑटोमेटिकली तुरंत चेंज होना है। बिजनेस के एग्जीक्यूशन को, बिजनेस की एक्टिविटीज को चेंज करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एक सेटल्ड एनवायरनमेंट में काम कर सकता है, इसकी वजह से इसका काम एफिशिएंटली होता है और एकदम स्मूथली होता है। सी यहाँ पर ना फेलियर के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ने अगर कोई भी एक गलत स्टेप ले लिया तो कहना इसे पूरा स्ट्रैटेजिक फेलियर हो सकता है, बराबर कि नहीं। एंड ट्रांजैक्शनल लीडर क्या करता है, वो ट्राई करता है और टू बिल्ड द एग्जिस्टिंग कल्चर एंड एनहांस द करंट प्रैक्टिस। इज दिस क्लियर। तो एक एकदम सुपर फास्ट है और एक एकदम स्लोली एंड ग्रेजुअली वाला प्रोसीजर है, ठीक है। एक टर्बुलेंट एनवायरनमेंट के लिए यूज होता है और एक स्टेबल एनवायरनमेंट के लिए यूज होता है। समझ में आया। सो ये है तुम्हारा कॉन्सेप्ट नंबर 49, दैट इज स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। चलो फटाफट लिखो। आज हमें केस सिनेरियोज भी करने हैं। यस, क्योंकि देखो मैंने अगर आज इधर नहीं करवाया, बहुत तो आधा घंटा लगेगा ज़्यादा। तुम घर पे तो नहीं करने वाले, आई एम डैम श्योर तुम घर पे कुछ भी नहीं करने वाले। क्या पहला बैच थोड़ी है, 25वां बैच है मेरा ये। सैम्पलिंग खराब होते जा रहा है। लिखना टाइम पास करता रहता है, कितना हिलता डुलता रहता है, तो मतलब यू आर नॉट स्टेबल एट ऑल। टर्बुलेंट एनवायरनमेंट। चल ऐसे कर, मेरा केस खराब हो जाएगा। अब तूने शेफ से इतनी मेहनत करवाई है। क्या चार्जेस? शेफ को और फ्यूचर लेगा, मेरे को कुछ बोलते हैं। डायग्राम में लगाना, एयर मॉड्यूल में डायग्राम, और वो पॉइंटर किसी काम का नहीं है। नहीं ऐसे थोड़ी आएगा कुछ भी। उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी नहीं आएगा। फिर भी अगर तुमको है ना तो सिर्फ एक लाइन में लिखो, बट जरूरत नहीं है। लीडरशिप यही सब पे काम करता है। स्टैंडर्ड डायग्राम मुझे क्या बोलने का वो नहीं समझता है।
Vishal, you have a very good sense of humor. तो और बीच में आ चलो बढ़िया है, नजर नहीं लगेगी मुझको, शर्म ही नहीं आती इसको। I'm going to check your gallery. How many photos you have included? Delete them. और चलेगा सर को मेरा वो मेरा जो फोटो है ना ऐसा वाला सीन फोटोशूट का कंप्लेंट मेरा अम्मा को भेज रहा हूँ अपने सबके लिए बर्गर मंगवाने, और नितेश का मामा आएगा। अब मंगाओ कभी आप मंगाओ अब मंगाओ। एवरीवन इज ओके ना? किसी का ऐसा कुछ जैन वगैरह कुछ है? एनीबॉडी जैन इन द हाउस? नो, एवरीवन इज ओके विद रेगुलर फूड? हां, चला हाँ सर, पानी नहीं आया। वो पानी पीना बंद कर। विशाल सीरियसली मत कर, क्या बोल रही थी? बोलना लोग कुछ तो बोल रहे हैं सर। तो मेरे से बात करेंगे। उसको सब पंचायत है। मैम नहीं आने वाले हैं। हाँ उधर थोड़ा सा हो जाता। 1 2 3 4 देखना बार-बार बोल। अच्छा, तूने एस्पिरेंटली को आप ऊपर से देख के टीम वर्क बोला था? नहीं, मैं आपको देख रहा था। एंथुसियाज्म भी बोल सकता था उधर, तो एंथुसियाज्म भी नहीं। ना हार्ड वर्क से एक्सपेक्ट नहीं करते। हाँ वो लिखने का ना? हाँ सब लिख रहा था। बोला ना बोल रही है, ना सुन बस रही कर रही है। क्या भाई? हाँ भाई निकल गया ऊपर।
enthusiasm or teamwork. नहीं ले रहा हूँ मेरे फोटो अभी एक ही पोज में कितने मान लेगा ना दूर ही अच्छा है लीडिंग स्टाइल वो भी स्टारबक्स में है यार उतना दूर और वेस्ट में कहाँ है वेस्ट में तो टीम हॉटल्स भी है यू डोंट स्टे इन अंदर जोगेश्वर तू तो अंधेरी का ही है ना मलाड से आता है कहाँ से आता है मलाड में भी ईस्ट तो मेट्रो से भी आता है पता है तो रेलवे से
काम चालू बंद रहेगा काम चालू अभी इतना हंसने नहीं आ रहा अब मैं हंसता हूँ तो आप मुझे पागल जैसा बट तू ये बात हमको 4 बार बोल चुका है। मैं पहली बार नहीं पूछ ले सबको। आपके सामने 4 बार और ऐसे 10 बार। हाँ और सेम स्टाइल में मेरे इधर भी काम चालू है तो आपको पता रहेगा तब। हाँ हाँ वो दूसरी मजा है गजनी 2 मूवी में तुझे लेना चाहिए कुछ नहीं। अच्छी बात है तू हम सबको हंसा रहा है। पटेल सर के लिए भी तू तेरे बेटी को लेकर आया था तो यही बात है ना बस। पटेल सर में डायबिटीज है। पता तो मुझे बनवा के लेके आया हाँ मालूम है बट हम लोग बस पटेल सर का नहीं मालूम था कि वो ये डायबिटीज है। वो वो भी खाते हैं मतलब डायग्नोस से निकाल कर फिर उल्टी आ गया बस कर भाई। बन लिए ना वॉशरूम और पानी। किसी ने कब पूछा था स्टारबक्स किधर है। वो नीचे नीचे कूद जाएगी तो खाना मैंने उनको बोल दिया 12 बर्तन बोलो 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 बोलो। एक और नहीं खाते ना देखो अपने में तो तो चुंगम भी वैसे ही खाना। कुछ भी खाओ आपको वही लग रहा है। अब अपने बॉस को मिस कर रहे हैं ना सच बात। नहीं बाबा बिल्कुल नहीं। उनको राजे का जो करना है उनको बॉटल दे देना है। मेरे सारे बिस्तर की बॉटल है बराबर। मैं बोलता था क्या आश्चर्य कर रहे हो तुम मेरे बॉटल का। उनको ना सारे के डस्टबिन ना बराबर। अनीश हो गया तेरा। मारेगा वो गणेश ने। यार प्लीज बस करो अभी फूक दो यार चुंगम। मुझे मेरे दांतों में कुछ हो रहा है कंटिन्यूस। हमारा पता है ये जो इधर का नस रहता है ना वो हाँ वो फूल जाएगा एक टाइम के बाद। मस्ती नहीं कर रहा हो यू शुड नॉट। हाँ पता है मुझे तुम ऐसे गहन नहीं कर रहे। ऐसा कैसा था दिखाओ जरा तेरे तरह नहीं करते हो लोग दिखाओ ना तेरे तरह। दिखाओ ना तू लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है मैं तेरे वेट नहीं करना ना याद रखना। उसके बाद इतना इतना आगे देखो ये पूरा काम
लास्ट में बाकी लोगों को तेरा पेट जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। वो क्या दिखा है तो लास्ट वाला है ना जरा रिपीट करो। अरे सर वो देखो ना कितना ये लाइट हो गया, मस्ती नहीं करता, लाइट हो गया ये ना हाँ। रिपीट प्रमोट इनोवेशन। फिर से पूरा रिपीट करो। इधर आ इधर बैठ। नहीं 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 केक पे बैठ अदिति तुझे दिख रहा है ना? बोल रिपीट कर। क्या बोल रहा है ये? उसको सब दिख रहा है, उसके नाटक है। सच्ची में वो ऑल्सो के बाद नहीं दिख रहा, ऑल्सो के बाद तो रिपीट करो। प्रमोट इनोवेशन बोला तो सही। हाँ पूरा रिपोर्ट करने की बोले थे। ये करो वो करो, अब बोलेगा मुजरा करो। अब ये भी रिपीट कर जैसे हर एक डायलॉग रिपीट करते हैं। हाँ स्पेसिफिकली इसका वो है मावा खाता है। ये अभी नीचे रिपीट कर रहे हैं, मैं नहीं कर ये बोल के नहीं कर रहा है। चलो डन गाइस। ओए व्हाई आर यू यूजिंग फोन? हम इतने बोरिंग है तो तुझे फोन यूज करना है, और पढ़ाई कौन करेगा? डन। चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट एंड परहैप्स द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ योर एंटायर। एक मिनट, ये तो हाँ बराबर, एंटायर सब्जेक्ट। अरे हाँ भाई सोशियो कल, अरे वो अपन ने एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट किए थे ना, उसमें एक सोशियो कल्चर में लिखाऊंगा। नितेश रुक जा। तुझे बैठना है तो तू बैठ सकता है 2 बजे तक। मेरा 1:45 को दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। बस आपका ब्रेक वो एकदम सत्यानाश कर दे। अब देखो नेक्स्ट जो है ना, वी आर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस मेजर्स। ठीक है, ये लास्ट स्टेप है, वो जो इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल वाला होता है ना। देखो कितने 5 स्टेप थे। सबसे पहला क्या था? विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्वॉट एनालिसिस, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के साथ जो होता है ना कंट्रोल है, ये क्या है? स्ट्रैटेजिक। So control is one of the most important functions of management which is regarded as the core of management process. क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं होगा तो we will go haywire. Yes or no? अब ये कंट्रोल क्यों रखते हैं? haywire मतलब कहीं पर भी ऐसे कोई भी रॉन्ग डायरेक्शन में तुम चले जाओगे। कंट्रोल इसलिए रखते हैं ताकि हम रेगुलेट कर सके एंड चेक कर सके किस चीज़ों को। बिहेवियर ऑफ इवेंट्स मतलब जो भी एनवायरनमेंट में चीज़ें हो रही है उसका, और पीपल का। एंड साथ ही साथ हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सके एंड ये चेक कर सके कि सारे के सारे सिस्टम्स ट्रैक पे है या नहीं। तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि उसका इंटेंशन होता है कि हम 2 चीज़ें करें, रेगुलेट एंड चेक करें। किसको चेक करें? बिहेवियर ऑफ इवेंट्स एंड पीपल, ताकि हम हमारी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सके एंड सिस्टम्स को ट्रैक पे रख सके। समझ में आया? एवरीबडी अंडरस्टूड? अब देखो जब हम कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो कंट्रोल किस चीज़ को करेंगे? जो भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, उसी चीज़ को तो कंट्रोल करेंगे ना। सो कंट्रोल फंक्शंस इन्वॉल्व 2 थिंग्स, मॉनिटरिंग द एक्टिविटी एंड मेजरिंग द। मतलब देखो मुझे एक बात बताओ, तुम लोग ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में देखा रहेगा बजटेड और एक्चुअल्स में जो भी डिविएशंस आते हैं उसको वेरायंस बोलते हैं। वेरायंस कैन बी इधर फेवरेबल और एडवर्स। तो देखो अगेंस्ट प्री एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स एनालाइजिंग एंड करेक्टिंग डिविएशन एज नेसेसरी एंड मेंटेनिंग द सिस्टम। अब देखो इसके एलिमेंट्स क्या है। सबसे पहले बोला है ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम which could be operationalized into measurable and controllable standards. बराबर। अब देखो जो इधर तुम लोग ने इंटर में जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सीखा है उसमें तुम सिर्फ ट्रेडिशनल वेरायंसेस सीख रहे हो, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, देर आर मोर 2 टाइप्स ऑफ वेरायंस, वन इज नोन एज प्लानिंग वेरायंस, अनदर इज नोन एज ऑपरेशनल वेरायंस, ठीक है, ध्यान से समझना। प्लानिंग वेरायंस मतलब क्या होता है कि जब हम बजट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, बराबर। एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है एडजस्टेड स्टैंडर्ड, ठीक है।
तो उन दोनों में जो डिफरेंस है, सी तुम लोग को पता है ना 3 टेबल बनता है, एक तुम्हारा स्टैंडर्ड, एक रिवाइज या एडजस्ट स्टैंडर्ड और एक एक्चुअल। तो देखो जो तुम करते हो ना ट्रेडिशनल, उसमें हम ये और ये स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं, ठीक है। फिर जब तुम स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड को कंपेयर करके वेरिएंस ढूंढोगे, ये तुमको सीए फाइनल में आएगा, उसको बोलते हैं प्लानिंग वेरिएंस। उसको क्या बोलते हैं? एंड रिवाइज स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल को जब तुम कंपेयर करते हो तो तुमको मिलता है ऑपरेशनल वेरिएंस। क्या मिलता है? तो ये है तुम्हारा प्लानिंग। मतलब प्लानिंग में कहीं गलती हुई, क्योंकि स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड करना क्यों पड़ा? तूने गलत प्लानिंग की। अच्छा, तूने बाद में प्लानिंग को रिवाइज करने के बाद भी तेरा रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि तेरे ऑपरेशनल की गलती है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, अगर इन दोनों में गलती है तो परचेज मैनेजर की गलती है, और अगर इसमें गलती है तो प्रोडक्शन मैनेजर की गलती है। लॉजिकली सोचो, क्योंकि जितना रिवाइज स्टैंडर्ड बनाया था उससे अगर ज्यादा लगा या कम लगा, गलती या इंटेलिजेंस दोनों, फेवरेबल और एडवर्स दोनों होता है। तो सपोज अगर रिवाइज स्टैंडर्ड करने के बाद भी एक्चुअल्स में लोचा आ रहा है, मतलब अगर एडवांस वेरिएंस आ रहे, तो कौन से मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा? प्रोडक्शन मैनेजर को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुमको अभी सिर्फ ट्रेडिशनली उतना ही पढ़ो, बट मैंने तुमको बता दिया आगे का क्या होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड में अगर डिफरेंस है तो उसको क्या बोलते हैं? प्लानिंग वेरिएंसेस। ये सब सीए फाइनल में पढ़े होगे, तब मुझे याद करना, ओके। वो भी नहीं पढ़ने का, क्योंकि SCMP इज अ सेल्फ, बोलते हैं ना, सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल है। हाँ, सेट बी है शायद से, सेट बी। हाँ, कंपलसरी है। बाद में मैं गाइडेंस देता हूँ उसके लिए क्या करने का, ओके। चलो, सो सबसे पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम विच कुड बी ऑपरेशनलाइज इनटू मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल स्टैंडर्ड्स। तो पहले अपन स्टैंडर्ड सेटिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे? एक मैकेनिज्म बनाएंगे जिससे अपन क्या कर सकते हैं? मॉनिटर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। फिर एक मैकेनिज्म जिसमें अपन कंपेयर करेंगे एक्चुअल रिजल्ट्स को स्टैंडर्ड्स के साथ और चेक करेंगे डिविएशन एंड फॉर लर्निंग न्यू इनसाइट ऑन द स्टैंडर्ड। मतलब उसको बोलते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड। लर्निंग न्यू इनसाइट ऑन द स्टैंडर्ड इज नथिंग बट योर रिवाइज। मैकेनिज्म फॉर फीडबैक। फीडबैक का क्या मैकेनिज्म रहेगा? इफेक्टिव डिजायर्ड चेंजेस इन द सिस्टम। बराबर। फीडबैक आने के बाद हम क्या करते हैं? सिस्टम के अंदर ही चेंजेस ले आते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब देखो 3 टाइप के कंट्रोल होते हैं। सबसे पहला होता है ऑपरेशनल कंट्रोल। मुझे एक बात बताओ, नाम से क्या समझ में आता है? कहने से डे टू डे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने वाला रहेगा। एक होता है मैनेजमेंट कंट्रोल। मैनेजमेंट कंट्रोल मतलब क्या? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं। स्ट्रैटेजिक मतलब क्या? सॉरी, मैनेजमेंट कंट्रोल इज बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल, वेयर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। इज दिस क्लियर? सो देखो, ये टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और ये लोअर लेवल है, ओके। यहाँ पर क्या बोला है? टाइप्स ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले पढ़ते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल। ये कैसा कंट्रोल होता है? इट इज रिलेटेड टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, बराबर, एंड इट इज जनरली टेकन ओवर बाय द फंक्शनल मैनेजर्स। सी आई रिपीट अगेन, 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल। ये टॉप लेवल करता है, ये बिजनेस लेवल करता है और ये फंक्शनल। मतलब रोज के ऑपरेशंस कौन करता है? फंक्शनल मैनेजर। फंक्शनल मैनेजर, इसलिए उसको कंट्रोल भी कौन करेगा? फंक्शनल मैनेजर। इज दिस क्लियर? वो लोग क्या करते हैं? दे असेस द स्टैंडर्ड प्लान्स एंड इंस्ट्रक्शंस आर फॉर्मुलेटेड, बराबर। जैसे एक पर्टिकुलर सपोज कॉफी बनानी है, तो स्टारबक्स में कैसा है? उधर बरिस्टाज रहते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, 20-20 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद उधर का जो एक ब्रांच का जो मैनेजर रहेगा, ठीक है, या हेड रहेगा, वो चेक करेगा कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। बट उससे क्या पूरे रीजनल मैनेजर को कुछ लेना देना है? नहीं, उसका कुछ लेना देना नहीं है। इट इज यूज टू मेजर रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। मतलब क्या? ये यहाँ पर ये लोग चेक करेंगे स्टॉक कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, बराबर। एक क्वालिटी मैनेजर भी रहता है, क्वालिटी चेक करता है वो, कि हम लोग का प्रोडक्ट का क्वालिटी डिटीरियोरेट नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा? कस्टमर चला जाएगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हमेशा गुड्स डिलीवर करने से पहले क्वालिटी चेक की जाती है। इनफैक्ट जितने भी प्रोडक्ट्स हो, जितने भी गैजेट्स हो, वॉट एवर इट इज, बिफोर मेकिंग इट इनटू अ फाइनल पैकेजिंग, दे डू अ प्रोसेस नोन एज क्वालिटी चेकिंग, ठीक है। इनफैक्ट तुम लोग जब ऑडिट में भी जाते हो ना, तो तुम भी क्वालिटी चेक को चेक करते हो, क्वालिटी चेक को चेक करते हो, बराबर ना? सोनल करते हैं ना ऑडिट पे सब, ठीक है, मेरे को आता है, ओके। हाँ, गया था मैं, बहुत ज़्यादा नहीं काम किया। मैनेजमेंट कंट्रोल, ठीक है। सो अब देखो, एज कंपेयर टू ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल इज मोर एग्रीगेटिव। मतलब यार बिजनेस लेवल मैनेजर के हर चीज में इन डेप्थ में नहीं जाएगा,
वो ये नहीं चेक करेगा कि प्रोडक्शन वाले ने कितना प्रोडक्शन में वेस्टेज किया, वो ये नहीं चेक करेगा कि कितना परचेज वाले ने कितना मार्जिन वगैरह सब रखा, वो सब इतना पंचायत नहीं करता है. ही विल एंश्योर कि जो उन लोग को टास्क दिया था वो सही तरीके से हुआ है या नहीं. दे आर द प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स एंश्योर दैट द रिसोर्सेज आर ऑब्टेन एंड यूज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट. इज दिस क्लियर? तो वो दो ही चीज चेक करेगा, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. अंडरस्टूड गाइस? अब स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में क्या होता है, ये प्रोसेस से हमें पता चलता है कि जो स्ट्रैटेजी हमने सोची थी और जो इम्प्लीमेंट हुई उसमें क्या डिफरेंसेस. इज दिस क्लियर? एंड दैट इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल. मतलब दे विल ट्राई टू एंश्योर दैट वॉट एवर स्ट्रैटेजी वी हैव फॉर्मुलेटेड इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द सेम वे. समझ में क्या बोला मैंने? जो भी स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है एग्जैक्टली वैसा ही उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए. ठीक है, ये दो क्वेश्चन के ऊपर फोकस करता है. सबसे पहले स्ट्रैटेजी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज प्लान, और दूसरा क्या बोला है, द रिजल्ट्स प्रोड्यूस बाय द स्ट्रैटेजी आर दोज इंटेंडेड. मतलब जो रिजल्ट आया, आउटकम आया, ये वही आउटकम है जो हमने स्ट्रैटेजी बनाते टाइम सोचा था. अब देखो इसके अंदर ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के अंदर 4 टाइप के स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है. सबसे पहला है प्रीमाइस कंट्रोल, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस एंड स्ट्रैटेजिक अलर्ट कंट्रोल. ठीक है, कितने टाइप के कंट्रोल है? 4. सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक सर्विलियंस एंड स्ट्रैटेजिक अलर्ट कंट्रोल. ठीक है, ये अपन बाद में करेंगे, पहले इतना लिखो. हाँ ठीक है, आज मैंने तुझे भी हाँ बोला. बहुत ज्यादा लिखो. यानी पानी
कैसे सब शान एकदम फोन नीचे रख देता हूँ मैं एकदम। अभी तुझे मेरा ही फोटो है ना अभी एक ब्रेक मतलब एक हफ्ते में ले जाते हैं ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता है तो ऐसा नहीं देखते बोलो बोलो चलो छोड़ो मुझे आगे जाना
रुकाना अरे मतलब ये यार रुकना यार गाइडलाइन एक्सप्लेन जैसे राजधानी जैसे गाड़ी चल हाँ नहीं करें अभी हो गया ना टाइम कितना पास है ना 50 का तो अच्छा बोला था लास्ट है पक्का अच्छा बॉइंट आउट बॉन्ड आउट ये तो हो गई खत्म हो गया बची कुछ नहीं आगे बोल दीजिए उधर से It's not this very अभी इसके बाद में हाँ लगेगा पार्टी क्या गार्डन में अरे भाई ऐसी करो ना ये रोहित शर्मा गार्डन में आएगा दो लाइन का भी तो फोटो लेना है भाई दो ही लाइन बचा तो इधर बैठने का ना जैकेट काय का पहना है विंड शीटर है क्या वो फीडबैक है इसको भी दिखता नहीं उसको दिखता भी नहीं सुनाई भी नहीं देता पहले तेरे को बोला मस्ती करे वरना तेरे को कुछ नहीं बोले ये क्या बोलने वाले हैं जैसा कि मैं बाहर गया था प्लास्टिक होटल में सब लेके जा रहे थे मैंने उसको बोला लंच के लिए लेके जा रहे नहीं लंच के लिए लेके जा रहे अब इसका भी बर्गर कैंसिल अपन खा लेंगे अरे टोली इधर वॉशरूम में पानी नहीं है ना मुझे तो एक काम कर क्लासिक होटल में जाकर तो देखते जाने देते हम सब भी आएंगे तो मैंने वॉशरूम जाने के लिए बोला क्लासिक होटल में खाना खाने के लिए नहीं मैं बोला लंच दो तेरी डिमांड्स बढ़ रही है पहले नंबर मांगता है कौन सा नंबर पहले नंबर मांगता है किसका नंबर मेरे अरे लड़की का मांगूंगा मैं लड़की का क्यों मांगूंगा अरे मेरा नंबर मांगा तूने ये आपको क्या फिर बोलता है पिज्जा खिलाओ फिर बोलता है क्लासिक होटल में लंच के लिए लेकर जाओ अब बोलेगा दुबई घुमाने लेके जाओ आपके पास तो जेट है ना वो मेरा जेट है सार्वजनिक जेट नहीं है खर्चा थोड़ी रहेगा आपको एक्स्ट्रा टिकट का हम तो आपके ही बच्चे हैं ना सर आप ही बोलिए ये इससे ज्यादा होगा ना हाँ सर उसके लिए दुबई मतलब डोंबिवली अरे क्या गया क्या हाथ से रास्ता वो दया मेरे आगे तो बोल अरे बोल रहा अच्छा है बोल जा नहीं ये चार्ट बना है मतलब वो 3 नाम लिख दिए क्या ऊपर 3 कंट्रोल आप बोले ना आपके स्टूडेंट वो बच्चे मतलब स्टूडेंट वाले बच्चे होते हैं मैंने कहा तुमको गोद नहीं लिया तो मेरे जेट में घुमाओ
फ्री पे दे दिया वो फ्री में दे सकता हूँ मैं। तो शर्मा सर भी दे दीजिए। जैसे शर्मा सर को एक बार बोले थे तो चेक करना जो बोले थे इनको नहीं अरे मेरे को ही सब कुछ चाहिए अरे ऐसे हो गया we'll take a one more break खत्म नहीं हो गया, 10 हो गया, नहीं चाहिए वो लिखा हुआ है, खत्म हो गया। guys एक काम करते हैं मैं अनाउंस करता हूँ ब्रेक लेते हैं थैंक यू सर let's take a break of 10 minutes and then we'll continue